ओके, रेस्पेक्टिंग इमोशनल वेलबींग। ओके, रेस्पेक्टिंग इनटैंजिबल सोर्सेज, यस वेरी गुड। नॉट ओनली टैंजिबल सोर्सेज को हम रेस्पेक्ट करें बल्कि इनटैंजिबल सोर्सेज को भी रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई आप में से जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। encouraging a 360-degree culture of respect, yes very good। so ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, और ये पॉइंट्स बहुत ही एप्लीकेबल हैं, स्पेशली फॉर द लीडर्स, स्पेशली फॉर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में या किसी भी ऐसी पोजीशंस पे जाएंगे जहाँ पे उनके अंडर में कुछ लोग रहेंगे। क्योंकि यू कैन बिकम अ लीडर बाय some technical skills also, by having good technical skills, but to be a leader for a long time you require people skills। so जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें से ज़्यादातर चीज़ें पीपल स्किल्स वैल्यूज बेस्ड चीज़ें थी। सो आज का जो सेशन है वो है पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस पावरफुल है, से ये चैलेंज आ रहा है। ठीक है। सो पावर ऑफ साइलेंस, लेकिन जनरली हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा, और हो सकता है आप लोगों ने पावर ऑफ साइलेंस के बारे में भी सुना होगा, बट हम इसको रामायण के एंगल से समझने का प्रयास करेंगे और इसको डेली लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और ये कहाँ पे यूजफुल है हमारी लाइफ में, हमारे किन डायमेंशंस में ये सुधार कर सकता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। सो एक समय की बात है, एक मोनेस्ट्री में एक व्यक्ति जाता है, बोलता है कि मैं एडमिट यहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और जो भी आप ट्रेनिंग देंगे मैं सीखना चाहता हूँ। तो जो भी मोनेस्ट्री के इंचार्ज रहते हैं वो बोलते हैं कि यस आप रह सकते हो, बट हमारी पॉलिसी है वी गिव स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग फॉर 5 years। और ट्रेनिंग का जो स्पेशल ट्रेनिंग का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको 6 महीने बिल्कुल भी चुप रहना होगा, कुछ नहीं बोलना है। और 6 महीने के बाद आपको एक समय बोलने का परमिशन मिलेगा, और वो सिर्फ आप 2 वर्ड्स बोल सकते हो बस। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, फिर उसके बाद 2 शब्द बोल सकते हैं आप, फिर आपको अगले नेक्स्ट 6 महीने का साइलेंस मेंटेन करना होगा, फिर सेम साइकिल, इस तरह की 5 साल की ट्रेनिंग होगी। तो बोलता है ठीक है, ये तो आई एम कमिटेड टू इट, तो मैं जो भी आप बोलेंगे करूंगा। तो 6 महीने के लिए बिल्कुल साइलेंट रहता है। अब उसका दिन आता है कि भाई आपको 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाता है, क्या बोलना चाहेंगे आप? तो बोलता है बैड फूड। फिर 6 महीने के साइलेंस पे भेज दिया जाता है उसको। 6 महीने के बाद फिर से उसको मौका मिलता है, अब क्या बोलना चाहेंगे? बोलता है हार्ड बेड। फिर उसको 6 महीने के लिए भेजा जाता है। 6 महीने बाद आता है, बोलते हैं अब क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे आप? कहता आई क्विट। तो जो कोच रहता है वो कहता है कि आई वॉज नोइंग इट, बिकॉज एक साइलेंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे इट वॉज गोइंग एक्सटर्नली, बट इंटरनली क्या था? इंटरनली ऑलवेज देयर वॉज कंप्लेन। और जब 6 महीने के बाद भी आपको जो मौका मिला ना, 2 वर्ड मौका, 2 वर्ड का अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें भी आपने क्या किया? कंप्लेन किया। लेकिन आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस थे लेकिन आपने चूज किया कंप्लेन करने का। इसलिए साइलेंस को समझना है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि समझना नॉइसेस को। लेकिन
साइलेंस मतलब, या पावर ऑफ साइलेंस को समझने का मतलब है अपने आप को प्रिपेयर करना, हमारी लाइफ में जो भी नॉइसेज हैं उससे कैसे डील करें। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे मन में, या आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि हमारे माइंड में किस टाइप के नॉइसेस चलते रहते हैं? किन किन कारणों से हमारे मन में नॉइसेस चलते हैं? जैसे कुछ एग्जांपल दूं, इफ वी टेंड टू ओवरटेक कॉन्वर्सेशंस, अगर हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और हम किसी के कॉन्वर्सेशन में ओवरटेक करना चाहते हैं, या हम इफ वी हैव अ टेंडेंसी टू स्पीक इररिलेवेंट थिंग्स, लेकिन या हमने अपना क्रिटिसिज्म सुना है या दूसरों का क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं। तो ऐसे क्या सिचुएशंस होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो नॉइस है वो बढ़ जाती है? यस, अंशिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। मैं नॉइसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे में माइंड की इंस्टेबिलिटी, जैसे अगर हम कुछ काम करने बैठते हैं तो हमें हर चीज एकदम एग्जैक्टली चाहिए होती है। मतलब अगर सर दर्द हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए, या बाहर से कोई एक्सटर्नली परेशान करे तो वो भी नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी डिजायर्स कि ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी अगर सब परफेक्ट होगा तभी कोई काम करेंगे, या ऐसे वाली नॉइसेस। हाँ, तो एक सेंस ऑफ परफेक्शन का नॉइस रहता है, मतलब सब कुछ हो गया लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, थोड़ा सा टेढ़ा रह गया, तो दिमाग में चलता रहता है, यार थोड़ा सा क्यों टेढ़ा है वो, थोड़ा सा क्यों टेढ़ा है कि नहीं? और क्या डिफरेंट टाइप की नॉइस हो सकती हैं? यस, कई बार हम अपना हार्ट रिवील कर देते हैं और फिर चलता रहता है, यार क्या सोच रहा हो, उसने मैसेज क्यों नहीं भेजा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं भेजा, है कि नहीं? वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है मुझे ठीक से, शायद मुझे जज तो नहीं कर लिया उसने। तो इस प्रकार की कई टाइप की नॉइसेस चल रही होती हैं। और साइलेंस मतलब ये नहीं होता कि साइलेंस मतलब बोलना बंद कर देना। कई बार हम सोचते हैं साइलेंट रहना चाहिए, तो साइलेंट रहते हैं, लेकिन साइलेंट होके बोलना बंद करने से हम कई बार एक्सपीरियंस करते हैं कि हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा मिजरेबल हो जाते हैं जब हम अकेले रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। खुद का ही एसोसिएशन बहुत भारी लगने लगता है, होता है। हम कहीं ना कहीं दुनिया को प्रूफ बताते आए हैं, हम सबसे अच्छे हैं, बेस्ट हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, अपना ही एसोसिएशन बड़ा खलता है, बहुत हैवी हो जाता है कई बार अपना ही एसोसिएशन, हमारा माइंड, हम खुद ही इससे बहुत ज्यादा ऐसी टाइप की कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं खुद से, जो कि सेल्फ डिमोटिवेटिंग होती है। इसलिए नॉइस को अगर समझना है ना, अगर साइलेंस की पावर को समझना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि नॉइस क्या होता है। जनरली नॉइस दो प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? एक होता है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब सीधे बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए, ईयर प्लग्स निकालिए, और 15-20 सेकेंड्स तक आपको बिल्कुल साइलेंट होकर जस्ट सुनना है, आपको जो भी सुनाई दे रहा है, चारों तरफ से जो भी आवाजें आ रही हैं, ईयर ये निकाल के जो भी आवाजें आ रही हैं उसको सुनने का प्रयास करना है। फिर चैट बॉक्स में लिखना है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है? हाँ, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सब लोग लिखिए आपको क्या सुनाई दे रहा था। आपको
जब आपने साइलेंट किया और आपने चारों तरफ की आवाज सुनाई दी, आपको क्या सुनाई दे रहा था? सब लोग चैट बॉक्स में तीन चार जो भी चीजें डोमिनेंट सुनाई दे रही थी आपको, आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही थी आपको? मुझे तो सुनाई दे रहा था, खाना खाने चलेगा क्या? कोई थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे बोल रहा था। हॉकिंग डिस्कशंस, घर में मम्मी पापा की बातें, दोस्तों की आवाज, बीप साउंड, व्हीकल साउंड, हॉर्न, टिक टॉक ऑफ क्लॉक, कॉन्वर्सेशन, इन्वर्टर, कॉन्वर्सेशन किसका? जिसका भी, रनिंग टैप वाटर नॉइस, डॉग बार्किंग, क्लॉक टिक टिक, क्रिकेट मैच, टीवी पीपल, आज संडे है, पनीर मिलेगी हॉस्टल में, बच्चे कह रहे। व्हीकल साउंड, यस। सब सोच के बैठो आप सब, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना सोच पा रहा हूँ कि आप सब एक अलग जगह बैठे हुए हो कमरे में, लेकिन लेकिन ये नॉइसेस चारों तरफ हैं हमारे पास। अब कोई रोड पे तो नहीं बैठा होगा, रोड पे बैठ के सुन रहा हो, कोई ऐसा हो सकता है कोई हो, बट आप सोचो देखो हम कितनी सारी नॉइसेस से घिरे हुए हैं चारों तरफ। यस रोहित ब्रो। व्हीकल साउंड। सो जो धरती है ना, पृथ्वी है जो, उस पे नेचुरल नॉइसेस ऑलरेडी, नेचुरल साउंड्स ऑलरेडी हैं। अगर आप किसी ऐसी प्लेस में जाओ जहाँ पे, अगर आपका फॉर्च्यून है जो दिल्ली में रह रहे हैं, और कभी किस्मत आपकी खुली तो आप बाहर जाइए थोड़ा दिल्ली के, वहाँ नेचर एग्जिस्ट करता है। तो नेचर के बीच में जाके बैठिए, आपको नेचुरल साउंड्स पता चलेंगी क्या होती हैं। सो जनरली जो नॉइसेस हम सुनते हैं वो एक्सटर्नल, ये जो आपने कैटेगरीज बताई, ये एक्सटर्नल नॉइसेस है। नॉइस दो कैटेगरीज की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो जो भी हम सुन रहे हैं, हम रेगुलरली इन सारी नॉइसेस के अराउंड रहते हैं। कई बार हम परेशान रहते हैं, माइंड पीसफुल नहीं रहता, हम ऐसी जगह ही रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ से आप हॉकिंग कर रहा है, कोई कह रहा है पनीर मिलेगा क्या नहीं, कोई ये कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई, हम कैसे पीसफुल हो सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल नॉइसेस से हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, ठीक है? और नेचुरल साउंड्स भी होते हैं। जब मैं अभी अपने विलेज गया हुआ था, तो वहाँ सुबह सुबह मैं चैंटिंग के लिए गया, खेत है वहां पे, खेत की तरफ गया, वहां लिटरली हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा की आवाज, तो हवा ब्लो करती ना, विंड ब्लो करती, उसकी आवाज आप सुन सकते हो। लेकिन तो चिड़िया की आवाज, मतलब बहुत, तो वो भी एक साउंड्स है और ये भी एक साउंड्स है, बट वो क्या है, वो नेचुरल साउंड्स है दैट हील्स अस। एंड ये जितने भी ये साउंड्स है, ये हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन, और ये नेचुरली क्या है, ये साउंड्स नहीं है हमारे लिए, ये नॉइसेस है। लेकिन ये हमारे साइलेंस को, पीस को डिसरप्ट करती है। तो ये एक्सटर्नल नॉइसेस है। और हो सकता है कि आप अभी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ की बहुत क्वाइट एनवायरनमेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल फ्लाइट्स जाती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है। तो ये एक्सटर्नल नॉइसेस है जिसको हम जनरली बहुत इजीली कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए हम वर्क करते करते भी हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की नॉइस होती है, वो है इंटरनल नॉइस। इन नॉइसेस को, एक्सटर्नल नॉइस को कम कर पाना, उसका वॉल्यूम लोअर कर पाना इजी होता है। लेकिन जो सेकंड है ना, जो सेकंड है इंटरनल नॉइसेस, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उस उन नॉइसेस को कैसे कम किया जाए? सो इंटरनल नॉइस क्या होती है? वो नॉइज जो कि हमारे हेड में चल रही होती है हमेशा। जैसे बहुत अच्छा लिखा था कि हमारे पास्ट की कुछ चीजें हैं, फ्यूचर के कुछ फियर्स हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन एक बहुत डोमिनेंट नॉइस हमारे माइंड में चल रही होती है, ज्यादातर वो में चल रही होती है। सो ये इंटरनल नॉइसेस है। अब आप में से कोई अब आप में से कोई शेयर करना चाहेगा और क्या डिफरेंट वैरायटीज की इंटरनल नॉइसेस होती हैं?
जो कि चलती हैं, जैसे एक्सटर्नल नॉइसेस आपने बताया, इंटरनल नॉइसेस क्या हो सकती हैं? फियर, यस, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी एक बहुत ब्रॉड वो है। ओवर थिंकिंग की किन चीजों के बारे में, वो क्या नॉइस है? एंग्जाइटीज ऑफ स्टक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, यस। इंजन इनसिक्योरिटीज, फियर फॉर फ्यूचर, अबाउट आवर डे टू डे लाइफ एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस, यस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं। रिग्रेट, सेल्फ डाउट, यस, अबाउट फ्यूचर। तो जनरली आप देखोगे हमारे जो नॉइसेज हैं, इंटरनल नॉइसेज हैं, वो ज़्यादातर इस कैटेगरी में लाई करते हैं। या तो नेगेटिविटी अबाउट आर सेल्फ, या फिर नेगेटिविटी अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट सिनेरियोज, पास्ट, प्रेजेंट। तो एक तरह से नेगेटिविटी डोमिनेंट नॉइसेज रहती हैं। सेल्फ लोथिंग, यस, थिंकिंग व्हाट अदर इज थिंकिंग, यस। तो ज्यादातर हमारे माइंड में या तो ये चल रहा होता है, नेगेटिव नॉइसेस अपने बारे में या अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में, या फिर दूसरी जो नॉइस होती है वो होती है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट, गॉसिप्स, है ना, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मूवीज में वो मूवी आई है आपने देखी क्या, वो चलेगी कि नहीं चलेगी, ज्यादातर ये चल रहे होते हैं थॉट्स। लेकिन सोच रहे होते हैं कि यार उसको छक्का नहीं मारना चाहिए था, नहीं तो मैच जीत जाते। चल रहा है, मैच खत्म हो गया, वो जीत हार हो गया, लेकिन वो दिमाग में चल रहा होता है। सो या तो डोमिनेंट हमारे माइंड में क्या रहता है, नेगेटिव। इसलिए जो हमारे थॉट्स बचते हैं, स्पेशली पॉजिटिव थॉट्स, बहुत कम होते हैं। उसका अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत 1%, 0.1% में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हमारे थॉट्स वैसे हैं, सो डेफिनेटली इट बिकम्स डिफिकल्ट, जबकि नॉइसेस इतने ज्यादा हैं और वो स्पेशली नेगेटिव है और इतना डोमिनेंट है, तो वहां पे और डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पॉजिटिव मोटिवेटेड रह पाए। इसलिए आप देखोगे कि आजकल जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना, वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं, वो इसी कारण है कि पीपल आर नॉट एबल टू टैकल देयर इनर नॉइसेस। सो उससे कैसे डील करना है? सो जनरली नॉइस अगर इंटरनल नॉइस या एक्सटर्नल नॉइस अगर हम इसे प्रॉपरली डील नहीं करते हैं, इट अफेक्ट्स आवर एक्शंस। आपने सुना होगा, थॉट्स अफेक्ट्स आवर इमोशंस, थॉट्स अफेक्ट्स आवर स्पीच, लेकिन तो थॉट्स का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, हम क्या बोलते हैं। लेकिन और जब अगर हम बिना सोचे बोलेंगे, अगर हम नेगेटिव इतनी सारी वॉइसेस चल रही है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि सोच के बोले। हमने सुना है कि सोच के बोलना चाहिए, जो भी बोलो सोच के बोलो, लेकिन इंटरनल इतनी नॉइज चल रही है तो बहुत डिफिकल्ट है सोच के कार्य करना, सोच के बोलना। इसलिए इसको शास्त्रों में बोला जाता है वेग, लेकिन तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा अभी, लेकिन जिसको बोलते हैं वेग, सॉरी। सो 500 years ago रूप गोस्वामी रोट अ वेरी स्मॉल बुक। ये एक ऐसी बुक है जो कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है। दिस इज कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। लेकिन सो जो नॉइसेस है जब वो डोमिनेट करती है, तो फिर हम कुछ भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है अर्ज टू स्पीक, लेकिन जो कि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो इस श्लोक में इसमें टोटल 11 वर्सेस हैं, लेकिन ये 11 वर्सेस बहुत ही हेल्पफुल वर्सेस हैं। इसका एक एक वर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। तो पहला श्लोक है, जो कि फर्स्ट श्लोक इसमें लिखा गया है, वो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम शशात। तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन बीइंग्स 6 प्रकार के अर्जस से इन्फेक्ट होता है। उसमें सबसे जो डोमिनेंट है वो क्या है? वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब अर्ज टू स्पीक, लेकिन वेग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि इट बिकम्स इररेसिस्टिबल, लेकिन कहीं भी कुछ भी बोलना है। लेकिन एंड व्हाट हैपेंस, जब हम बोल देते हैं ना, उसके बाद रियलाइज होता है कि यार सही नहीं किया मैंने बोल, क्योंकि नॉइसेज इतने स्ट्रांग हैं कि जब कई बार हम उसके प्रभाव में आके बोल देते हैं कई चीजें, फिर रियलाइज होता है कि यार ये सही नहीं बोला मैंने। आप में से आपको क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस करना है। आप अपने आप को 0 to 10 में कितना रेटिंग देंगे इस अर्ज टू स्पीक में? 10 मतलब आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाते हो इस अर्ज ऑफ स्पीच को। 0 मतलब बिल्कुल नहीं कर पाते हो। सो एक सेल्फ एनालिसिस करना है आपको। ये सोचना है, प्लान करना है कि कितना आप इस वाचो वेगम को कंट्रोल कर पाते हो। 30 सेकेंड्स लीजिए, सोचिए, खुद को रेटिंग दीजिए। हाँ, पब्लिकली लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो मुझे टैग करके शेयर कर सकते हैं। 0 to 10 में आप अपने आप को कहाँ लाई करता हुआ पाते हैं? कितने लोगों को लगता है कि यस यार ये सही चीज है, वेग इन्फ्लुएंस करता है मुझे? ओके। हम्म। तो बहुत लोगों ने रेटिंग दिया है यस। गुड। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि यार मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना। बात करते समय, बोलते समय पता ही नहीं चलता है कितना बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, कुछ नहीं पता चलता। सब हो जाने के बाद रियलाइज होता है यार ज्यादा बोल दिया। यस। सो जनरली ये अर्ज इतना स्ट्रांग होता है ना कि लाइफ में कई बार मीनिंगफुल नहीं भी होता ना बोलने का, फिर भी व्यक्ति बोलता है, क्योंकि जस्ट उसको बोलना है, क्योंकि वो अंदर से इरेसिस्टिबल, रुक नहीं सकता, बोल नहीं सकता। 4 लोग बोल रहे हैं तो वो भी बोलता है उसको, क्योंकि लगता है कि बोलना ही तो सब कुछ है आज के समाज में, संसार में। सो वो रोक नहीं पाता है। हालांकि एक इंसिडेंट है जो कि इसी से कनेक्टेड है। एक बार क्या हुआ, एक आपको जान के हैरानी होगी कि ओसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा गया। ओसामा बिन लादेन का जो असिस्टेंट था, उसका नाम था अबू अहमद। सो ओसामा बिन लादेन के साथ अबू अहमद को अपॉइंट किया गया था कि आपको उसके साथ रहना है, लेकिन उस सिर्फ उसके साथ रहना था और कोई नहीं था वहां पे। सो उसको हमेशा रहता था कि मुझे कुछ बोलना है, बात करनी है, कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। सो किसी तरह से वो छुट्टी लेके और जाता था, 2 ढाई घंटे ट्रैवल करके जाता था। अपना फोन बैटरी लगाता था, फोन ऑन करता था, फोन ऑन करता था, अपने दोस्त को कॉल करता था, क्योंकि इतने समय से किसी से बात ही नहीं कर रहा। सो उसके लिए तो नेचुरल था ये अर्ज होना। कॉल लगाता, बात करता, फिर फोन बंद कर देता, फिर वापस आता 2.5 घंटे ट्रैवल करके, इस तरह से करता था। तो जो यूएस आर्मी थी वो ट्रेस कर रही थी इसकी कॉल्स को। सो ऐसे देखते कि भाई ये इसका जो इंटेलिजेंस में वो इंफॉर्मेशन है कि ये यहाँ रहता है, लेकिन जब भी ये बात करता है तो ये 2.5 घंटे दूरी पे जाके बात करता है। सो उसका वो अपने एक फ्रेंड से बात करता है रेगुलर, और तो फ्रेंड बार बार पूछता कॉन्वर्सेशन में कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो। तो जनरली वो बताता नहीं कि
अवॉइड करता था, लेकिन एक बार बहुत ज्यादा पुश कर रहा था, तो उसने बताया कि मैं वही हूँ जहाँ मैं पहले काम करता था। सो कहता है कि ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये जो पार्ट था, यही ब्रेकिंग पार्ट बनता है यूएस आर्मी के लिए। इसी से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, कहाँ से ट्रैवल कर रहा है। और फिर आपको पता ही है कि कैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा उन लोगों ने। सो कहने का मतलब ये है कि अर्जेस जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दूसरा अर्ज कहते हैं मनसा वेगम, मन का वेग, है ना। एक है वाचो वेगम, अगर ये कंट्रोल नहीं होता है, सो देन कम्स मनसा वेगम, मन का वेग। मन में कई बार ऐसा फील किया होगा, लूप सा स्टार्ट हो जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक थिंकिंग पैटर्न सेट हो जाता है, उससे निकलना बाहर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा है क्रोध वेगम। क्रोध जब आता है ना, गुस्सा जब आता है ना, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन लगता है आज इसको उड़ा के रखेंगे, लेकिन खत्म कर देंगे इसको, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन क्रोध बहुत स्ट्रांग इम्पीटस आता है। ये सब सुन के लग रहा होगा आप लोग को कि यस होता है ये। और दूसरा आता है, अरे कंट्रोल कैसे करें, ये बताओ कंट्रोल कैसे। दूसरा पॉइंट ये आ रहा होगा, है ना। जनरली सब किसके अंदर आ रहा है ये, कि कंट्रोल कैसे करें, ये बताओ कंट्रोल कैसे, ये बताओ, ये बताओ। ये भी वेग है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब बताया जाएगा, है ना। फिर उधर उधर उपस्थ वेगम, ठीक है। जीवा वेगम मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ऑफ टंग, है ना। इतना स्ट्रॉन्ग इम्पल्स कि भाई रात को भी आप लेटे हुए हो और आपने सोचा कि चलो अब सोते हैं, तभी आपने देखा कि भाई चलो न्यूज चेक कर लेते हैं। न्यूज चेक किया तो आपने डोमिनोज का ऐड देखा, डोमिनोज का ऐड देखा, आपको मन करा डोमिनोज मंगा लेते, डोमिनोज नहीं मिला, आप बाइक उठा के निकल गए। इतना स्ट्रॉन्ग वेग वेग होता है। या आपको एक सिटी से दूसरी सिटी तक ले जा सकता है, लोग चाहते हैं, है ना। तो वेग, जीवा वेगम, टंग को सेटिस्फाई करने का स्ट्रॉन्ग वेग आता है। चल खा के आते हैं, कुछ करके आते हैं। उधर उपस्थ वेगम, लेकिन स्टमक एंड जेनिटल्स को सेटिस्फाई करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज। लेकिन तो बताते हैं कि ये 6 प्रकार के वेग जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो व्यक्ति पूरे संसार में, पृथ्वी पे जाके ही कैन मेक डिसाइपल्स। या कहने का मतलब ही कैन बिकम द रियल लीडर, ही कैन बिकम गुरु। लेकिन पृथ्वी शिष्यात, ये 6 बहुत स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल की अगर फाउंडेशन बोले तो ये 6 प्रकार के वेग हैं। सेल्फ कंट्रोल का फाउंडेशन बोले, ये 6 प्रकार के वेग हैं। उसका पहला जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे आज, सिर्फ, बाकी हम फ्यूचर के सेशंस में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे वाचो वेगम, इस वेग को कैसे कंट्रोल करना है। सो ये वेग, चाहे आप कहीं भी हो, आपको कहीं भी ऊपर से नीचे ला सकता है, नीचे से ऊपर ले जा सकता है, और नीचे से ऊपर ले जाके फिर ऊपर ले जा सकता है। नीचे से ऊपर मतलब ऊपर वाला था। जैसे कि जैकमा था, आप सब ये प्रैक्टिकल लाइव एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। आप देखो जैकमा या इनिशियल डीलिंग्स देखोगे ना, ही इज वेरी गुड ऑरेटर, लेकिन बहुत एक्सपर्ट था वो व्यक्ति। वो जानता था कि चाइना बहुत ज्यादा फ्री स्पीच और ये सब चीजें नहीं अलाउ करता है एक तरह से। एंड स्टिल ही वॉज वेरी कॉशियस, ही वॉज वेरी एबल्ड इन हैंडलिंग ऑल दो सिचुएशंस। और इसी वजह से वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन चुका था चाइना का। लेकिन अभी आप सबने ये रिसेंट न्यूज में सुना होगा कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक तरह से क्रिटिसिज्म कर दिया उसने। और उसके बाद से ही जैक मा गायब हो गया। वर्ल्ड का सेकंड थर्ड रिचेस्ट मैन गायब हो गया, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन फिर कुछ टाइम पहले अभी दिखा, लेकिन कितने से टाइम तक गायब था पता नहीं। कुछ टाइम पहले दिखा, तो उसने स्टार्टिंग में जो स्पीच दी थी जिसके बाद गायब हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोल रहा था। लेकिन जब गायब हुआ उसके बाद, अब जब फिर से आया तो नॉर्मल टॉक दिया उसने। अब वो समझ गया परिस्थिति में कैसे, किन चीजों पे, कहाँ पे क्या कंट्रोल करके रखना है। वेग मतलब ये नहीं है, साइलेंस मतलब ये नहीं होता है कि शांत रहना या बोलना ही नहीं, बिल्कुल। व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, दिस इज एक्चुअली, ये जो जानता है ना, वही एक्चुअली पावर ऑफ साइलेंस जानता है। सो
इन वेग से डील कैसे करें, क्वेश्चन आता है। दो चीजें बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है? दो प्रैक्टिसेस, और कुछ हम रामायण से भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मारीच जो था ना, उसको भी ये रियलाइज हुआ था, जो जैकमा को रियलाइज हुआ, उसको भी रियलाइज हुआ जब सीता जी का अपहरण करने का प्लान बना रहा था रावण। तो उसने मारीच को के पास गया, बोला कि देखो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, मैं सीता जी को अपहरण करना चाहता हूँ, इसने ऐसा ऐसा, यह बहुत सुंदर है, मैं उससे अपहरण करके शादी करना चाहता हूँ। मारीच के पास गया, ये मैंने शायद पहले भी स्टोरी सुनाई है। तो मारीच के पास गया, उसने बोला, तो मारीच ने बोला कि दिमाग खराब है तुम्हारा। बोला, ऐसा नहीं बोला, थोड़ा हम्बल अच्छे तरीके से बोला। उसने बोला कि आप सोच भी कैसे सकते हो राम के साथ युद्ध करना, आप सीता को अपहरण करना चाहते हो, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। तो उसने बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया। उसने बोला कि तुमको पता है राम कौन है। राम वो व्यक्ति है, सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी आपको ये एडवाइस दे रहा है ना कि आप जाके राम पे अटैक करो, सीता को अपहरण करो, वो आपका रियल में एडवाइजर ही नहीं है। ही इज योर रियल एनिमी, सबसे पहले जाके उसको मार दो। रावण पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है। बोला कि जिस राम की बात कर रहे हो ना आप, वो जब छोटे थे और ये वन में आए थे विश्वामित्र मुनि के साथ, सो हम वहां पे जाके जो ऋषि मुनि होते थे उनको परेशान करते थे, बड़ा मजा आता था हमें। मैं, मेरे भाई, मेरे ताड़का, हम सब जाते थे। ये छोटे छोटे बच्चे आए थे, इनके उस समय इनके पास खेलने वाला धनुष बाण था। उस समय मुझे उस धनुष बाण से मारा था, और मैं मुझे खेलने वाले धनुष बाण से, जो कि ब्लंट था, लेकिन उससे मारा था, मैं जाके दूर, कई मीलों दूर एक आइलैंड पे जाके गिरा। कि कहते हैं कि उसी आइलैंड का नाम मॉरिशस भी है आज, मारीच के नाम से मॉरिशस पड़ा। तो दूर एक आइलैंड पे जाके गिरा, लेकिन जब छोटे थे, आप सोचो, इनके पास इतनी स्ट्रांग पावर है। और भी मेरे पास एक बार, एक दो बार और एनकाउंटर हुआ, और बहुत बुरी तरीके से राम ने मुझे वो किया। सो बिल्कुल भी पंगा मत लो, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो रावण ने क्या बोला, रावण ने बोला कि मैं नहीं सुनूंगा, मुझे ज्यादा मत बताओ। मारीच ने बोला कि मैं तो इनसे इतना डरता हूं कि कोई रथ भी बोलता है तो र भी बोलता है ना, जैसे र आता है तो मुझे डर लगता है। कोई रत्न भी बोलता है तो मुझे डर लगता है। कोई इवन रावण भी बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि वो राम बोल रहा है, लेकिन उससे डर लगता है। र र सुनता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है। और तुम मुझे कह रहे हो कि इनके खिलाफ मैं लड़ाई करूं, दे आर सो स्टॉलवर्ट्स योद्धास। सो रावण ने बोला कि अगर एक शब्द भी बोला ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देन मारीच became silent. He thought कि देखो, उसने सोचा, मारीच ने, कि देखो मरना तो वैसे भी है, या तो रावण के हाथ से मरूं, और नहीं तो राम मारेंगे। सो इन हिज साइलेंस ही थॉट एंड ही चोज अ वेरी वाइज डिसीजन। अगर मरना ही है मुझे, तो मैं रावण के हाथ से क्यों मरूं, आई शुड डाई इन द हैंड्स ऑफ राम। सो ये जो साइलेंस है ना, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इट शुड बी यूज वेरी स्ट्रेटेजिकली। लेकिन इसी को जनरली कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। सो साइलेंस को सबसे पहला जो कि आप डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। नहीं होगा कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पॉइंट्स को तुरंत रखने के बजाय हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, लिसनिंग टू अदर्स पीपल्स पॉइंट। टेक पॉज, है ना, तुरंत तुरंत अपना पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। पॉज रखिए, ब्रेक रखिए, सुनिए लोगों की बात। बिकॉज वेन वी लिसन मोर वी लर्न मोर अबाउट द कॉन्वर्सेशन, अबाउट द अदर पर्सन, एंड देन व्हेन वी विल स्पीक, वो जो हमारा स्पीच होगा वो सेंसिबल होगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, वी ब्लर्ट आउट एनीथिंग। लेकिन नेटवर्क आ रहा है मेरा, हरे कृष्णा।
आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, ठीक है। तो कई बार ऐसा करना बहुत अनकंफर्टेबल सा लगेगा कि किसको सुनना है, अपना पॉइंट नहीं बोलना है, सुन के बोलना है, उसका उसकी बात सुनूं मैं। ऐसा लगेगा कि उसकी बात सुनूं, पूरा सुनूं, फिर मैं बोलूं। कचरा बोलता है, कूड़ा बोलता है, जो भी बोलता है कि नहीं? टेक ब्रेक, लिसन टू इट प्रॉपरली एंड देन स्पीक। कई बार ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग होगा, लेकिन इफ यू प्रैक्टिस दिस साइलेंस, हम धीरे धीरे क्या होंगे, विल बिकम काम, है ना? एंड हम धीरे धीरे मोर कॉन्फिडेंट होंगे अपने सोशल स्किल्स पे। तो इसीलिए बोला जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक। ये जो साइलेंस है ना, थिंक साइलेंस मतलब क्या? वी शुड नॉट, वी कैन नॉट बी एम्प्टी, जीरो नहीं हो सकते, लेकिन वी कैन चैनलाइज आवर थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। सो लाइफ में जब भी ऐसा समय मिले, है ना, जहां भी मौका मिले, आप देखो, अगर आप ट्रैवल करते होगे, आप रियलाइज करोगे लोग पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप हॉस्टल्स में जाओ, कुछ भी बातें चल रही हैं, किसी जस्ट पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लोग कुछ भी डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? और हंसते भी हैं, कमेंट पास करके किसी पे हंसते रहेंगे, एंड दे बिकम एकदम ऐसे कूल सा, ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ कूल कर दिया। कुछ नहीं है। आप कॉन्वर्सेशन जाओ ट्रेन में, लोग पता नहीं क्या बात कर रहे होते हैं। इवन आप फ्लाइट्स में जाओ, एक फ्लाइट ऐसा जगह होती है जहां पे व्यक्ति साइलेंट रह सकता है ज्यादातर। मतलब लोग साइलेंस में समय बिताना ही नहीं चाहते हैं। आप देखोगे, फ्लाइट से एक अच्छा मौका होता है जहाँ पे एक एक घंटा 2 घंटा व्यक्ति, ही कैन बिकम लिटिल साइलेंट, है ना? जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, लीडर शुड कंटेम्पलेट, बट कंटेम्पलेट तब करेगा ना जब साइलेंस में रहेगा। अब जैसे ही साइलेंट में रहता है, खाली रहता है, तुरंत व्यक्ति क्या कर लेता है, प्लेन में जाते ही, वो तो मजबूरी रहती है। आप देखो, नहीं तो फोन पे मैसेज आते रहते हैं, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, मैसेज मैसेज मैसेज। एक ऐसा समय मिलता है जहां पे आपको मजबूरी में फोन फ्लाइट मोड पे डालना पड़ता है, वहां पे भी लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करके लेके जाते हैं पहले मूवीज। मतलब वो टाइम बिताना ही नहीं चाहते साइलेंस के साथ। मूवीज डाउनलोड करके ले जाएंगे, कान में लगाएंगे, पूरा 1.5 2 घंटा तैयारी करके लाते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10 12 घंटे का डाउनलोड करके रखते हैं। यार मैं क्या करूंगा अकेले? बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रेन टू डील विद साइलेंस। सो इसीलिए हमें जो सबसे पहले है कि लाइफ में जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं, या जो भी ऐसे मौके मिल रहे हैं, उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहिए। अब वो कंtemplation के लिए करिए, चाहे जिस पर्पस के लिए करिए, लेकिन उसको यूज करना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट इज, फर्स्ट साइलेंस को स्ट्रैटेजिकली यूज करना, सेकंड इज, इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ साइलेंस। सो स्ट्रैटेजिकली यूज कर पाना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा इसको, कैसे साइलेंट रहना है। लाइफ में कई बार इम्पल्सेस आएंगे, हो सकता है सेशन के बाद 1 घंटा हो जाए, फिर ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो है स्फीयर ऑफ साइलेंस। स्फीयर ऑफ साइलेंस क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट स्फीयर ऑफ साइलेंस क्या है? हर दिन या एटलीस्ट हर वीक कुछ आवर हमारे ऐसे होने चाहिए जहां पे हम साइलेंस को प्रैक्टिस करें। आप देखोगे पहले के जो लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, या उस एज के लोगों को जानते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इसको बोला जाता है मौनम, या मौन व्रत। आप में से कितने लोगों ने सुना है या ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये प्रैक्टिस किया करते थे पहले? अभी तो नहीं, अभी बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले हैं, या आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो प्रैक्टिस करते थे। यस, सुना होगा आपने कई लोगों के बारे में। यस, ओके, वेरी गुड। सो कंसेप्ट ऑफ मौन व्रत क्या था? मौनम, मौनम मतलब ही था साइलेंट। सो इस
फेज में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? हैव डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम पीपल। सबसे पहले जो लोग हैं, लेकिन लोगों को बता दो आप कि भाई मेरा आज थोड़ा ये बिजी रहूंगा मैं, जो भी है। अगर ये मत बोलना कि आई एम गोइंग फॉर मोनम, नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या हो गया इसको, पागल हो गए क्या। लेकिन तो बोलो कि मैं बिजी रहूंगा, इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन एंड टेक हफ्ते में एटलीस्ट संडे को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 घंटे का ब्रेक लो, लेकिन बट ट्राई इट फॉर, यस, ट्राई इट फॉर 3 आवर। इट वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम फास्टिंग, यस वेरी डिफिकल्ट। सो फास्टिंग को रीडिफाइन करने की जरूरत है। जैसे हम फास्टिंग करते थे ना, फास्टिंग जनरली है हमारे बॉडी को रिचार्ज करने के लिए होता है। वैसे ही अभी हमें न्यू प्रकार के फास्ट करने की जरूरत है लाइफ में। वो फास्ट होना चाहिए मौनम टाइप का फास्ट, मतलब टेक अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम फ्यूचर, है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें। डिजिटल ब्रेक भी होना चाहिए। लेकिन इस फेज में सिर्फ आप लोगों से दूर नहीं जा रहे हो, वो चीजें जो कि आपको कैप्चर करके रखती हैं उनको भी थोड़ा सा दूर रखना। लेकिन कभी कभी ऐसा जैसे नवरात्रि में करते हैं ना, 9 दिन ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, एंड हम रिजुनेट होते हैं। उसी प्रकार से कई बार डिजिटल फास्टिंग भी करना चाहिए, लेकिन फॉर आवर रिजुनोनेशन। नहीं तो आप देखो मेंटल हेल्थ का खराब होने का कारण ही है बिकॉज आवर माइंड इज टू मच अटैच्ड। तो स्फीयर ऑफ साइलेंस मतलब अपने दिन में, वीक में कुछ ऐसा फेज बनाना जहां पे आप बिल्कुल इन सब चीजों से टच में नहीं हो सकता है आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली सुबह के टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सुबह उठते ही फर्स्ट 30 मिनट्स स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, बी साइलेंट। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं अभी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एटलीस्ट वीक, डेली नहीं कर सकते तो वीक में ट्वाइस प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि साइलेंस हम बैठ के ही करें, हो सकता है आप अकेले वॉक पे जाओ, कुछ मत बात करो, जस्ट बी विथ योर सेल्फ। साइलेंस क्या होता है ना, साइलेंस ये एक ऐसी चीज है जो कि आप बोलोगे कि सेशन सुना आपने और फिर आप गए और 5 मिनट ऐसे बैठे कंट्रोल करके, ऐसे आंख खोल के ऐसे देख रहे हैं, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, नहीं कंट्रोल करना है। मौनम बोला है 5 मिनट का, फिर तुरंत खोल लिया। अब बोलोगे 5 मिनट मैंने ट्राई किया कुछ तो नहीं हुआ, कोई चैलेंज, कोई चेंज तो नहीं आया। तो एक ऐसी चीज है जो कि इसका रिजल्ट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि चुटकी आज भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं होगा, लेकिन इट विल टेक लिटिल टाइम, बट दैट इफेक्ट विल बी विजिबल टू यू, है ना। विजिबल टू यू मतलब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे उस चीज को। तो अपने लाइफ में हमें कुछ टाइम ऐसा निकालना है जहाँ पे सारे देश दुनिया की जिम्मेदारी, पता है आप सबके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोड हैं, दुनिया का भार उठा रखा है, थोड़ा सा छोड़ दो। 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट का एटलीस्ट हम डेली ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो वीकली 1 घंटे का। लेकिन ये प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक स्पेशल स्टेट बोलते हैं अल्ट्रा फोकस स्टेट। जनरली ऐसा पाया गया है कि जो साइंस, ये प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस करते हैं, दे एंड अप इनटू स्टेट विच इज कॉल्ड अल्ट्रा फोकस स्टेट। और जनरली आप देखोगे जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं ना, इवन जो बहुत जीनियस माइंड्स होते हैं, दे आर जनरली, वो लोग इन सारे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल्स में जाता था, बट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था अपने दोस्तों के साथ। जब भी खाली समय मिलता था, यूज टू गो टू नेचर, मिट्टी खोदना, अर्थ फॉर्म को समझना, पेड़ों को लगाना, वो ज्यादातर अपने साथ समय बिताता था। और कई बार लोगों ने उसको बोला, वो जनरली स्वभाव से इंट्रोवर्ट था, कई बार लोगों ने उसको बोला कि अरे तू सबके सामने नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा है, तो क्या करेगा संसार में। आज वही लड़का दुनिया की बेस्ट मूवीज बनाता है, उसका नाम से जेम्स कैमरून। लेकिन सो जनरली ये सब प्रैक्टिस करने से हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज और ये सारी चीजें बढ़ती हैं। जब, अब होता क्या है, स्पेशली अगर हम भगवत गीता के एंगल से समझे, व्हाट हैपेंस जब हम वो समय
साइलेंटली अपने साथ बिताते हैं ना, व्हाट हैपेंस एट दैट मोमेंट्स, वो मोमेंट होता है हमारा सुपर सोल से कनेक्ट होने का। वही समय होता है जहां पे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं एग्जैक्टली। अब साइलेंस में आप हो सकता है कि चैंटिंग करो, हो सकता है मेडिटेशन करो, चाहे जैसे भी करो, बट कहने का मतलब है सबसे डिस्कनेक्ट होके एक समय निकालना जिसमें आप हो। और जब उस प्रोसेस में जनरली वी गेट कनेक्टेड टू गॉड, एंड एनीवन हु गेट्स कनेक्टेड विथ परमात्मा सुपर सोल, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ही गेट्स ग्रेट पावर, है ना, ही गेट्स क्रिएटिव एबिलिटीज, एबिलिटी टू डील विथ कैलेमिनिटीज, बड़ी बड़ी क्राइसिस से डील करने के लिए एबिलिटीज आ जाएगी आपके अंदर। इतनी सारी सिचुएशंस होंगी आपकी लाइफ में जो बहुत ट्रबलिंग होंगी, लेकिन यू कैन डील विथ इट इजली, बिकॉज आप कुछ समय उस नॉइसेस से ऊपर उठ के जी रहे हो। नॉइस में जितना हम रहते हैं ना, उतना ही फॉगी स्टेट में रहते हैं, अनक्लियर स्टेट में रहते हैं। सो अगर हम रामायण से डिस्कस करें, तो भगवान राम ने भी इस चीज को प्रैक्टिस किया। और जैसे मैंने बताया कि जेम्स कैमरून का एग्जांपल दिया हुआ है, और भी बहुत लोग हुए, आप देखोगे ऐसा नहीं कि वो नोइंगली फॉलो कर रहे हैं, भाई पावर ऑफ साइलेंस शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे सुबह 7 से 7:30, ऐसे नहीं फॉलो करते वो लोग। हमें हो सकता है ऐसे फॉलो करना पड़े, बट कई लोग के अंदर आप देखोगे इनेट होता है, नहीं भाई, उनके कार्मिक कर्मों की वजह से बचपन से उनके अंदर ये सारी चीजें। और कई बार कई लोगों को सीख के करना पड़ता है, लेकिन तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट रामायण में इंसिडेंट आता है, स्पेशली जब भगवान राम का कोरोनेशन होने वाला था, तो उसके उसके जस्ट पहले की बात है कि होल अयोध्या वो सेलिब्रेटिंग, है ना, जैसे सेलिब्रेशन होता है, ढोल नगाड़े, गाना बजाना, नाचना। दोपहर शाम में अनाउंस हुआ, नेक्स्ट डे कोरोनेशन होने वाला था, शाम से लेके रात तक, बिफोर भगवान राम मेट सीता जी, उससे पहले तक भगवान राम क्या थे, अकेले बैठे हुए थे। पूरा का पूरा शाम से लेके रात ही स्पेंट इन साइलेंस। क्या क्या कर रहे थे वो? ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर, ही वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स, he was mentally preparing himself for enormous responsibility जो कि आने वाली थी, प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। सो when we are in this state of silence, then only we can think and prepare। लेकिन ये एक ऐसा फेज होता है ना जो कि हमें अपग्रेड करता है, हमारे जो हम जिस लेवल पे है ना उससे अपग्रेड करता है। और ये अपग्रेडेशन प्रोसेस साइलेंस में ही हो सकता है, नॉइस में अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। लाइफ में अगर नॉइस चल रहा होगा ना, और आप सोच रहे हो कि यार मैं लाइफ में चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज क्यों नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता। आप गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, और जब गलत एक्सपेक्टेशन करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। अपग्रेडेशन होता है जब हम एक स्टेट ऑफ साइलेंस में जाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, डीपर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, देन वी बिकम्स अपग्रेडेड इमोशनली, वी बिकम अपग्रेडेड स्पिरिचुअली, ठीक है। इसको मननम भी बोला जाता था। तो जैसे ही डिक्लेयर हो, भगवान राम ने पूरा वो समय क्या बताया, ही स्पेंड ऑल दैट टाइम इन साइलेंस। जब कोरोनेशन होने वाला था, हुआ नहीं, कैकेयी ने बुलाया, दशरथ जी ने बुलाया सुबह सुबह, उन्होंने बोला कि भाई आपको वनवास जाना पड़ेगा। भगवान राम ने थैंक्स बोला उनको, थैंक यू सो मच। उनको थैंक्स बोलने के बाद भगवान राम वो बाहर आए। सुमंत्र जो थे वो सुन रहे थे बाहर। भगवान राम जब जैसे ही बाहर आए, सुमंत्र बाहर खड़े थे, वो रोने लगे भगवान को, राम को देख के। भगवान राम ने एक वर्ड तक नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ही वॉज कंप्लीट साइलेंस, इन साइलेंस। जस्ट लक्ष्मण जी थोड़ी दूर आगे खड़े थे, लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में थे, एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट सिग्नल फ्रॉम लॉर्ड राम कि गलत हो रहा है, एक बार भगवान बोले एंड आई विल शो, आई विल स्टॉप ये सारी चीजें जो कि हो रही है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखा, बिल्कुल कुछ नहीं बोले लक्ष्मण जी को,
कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। लक्ष्मण जी वॉज रेडी, ही वॉज इन एगनी, ही वॉज इन एंगर, स्वॉर्ड लेके खड़े थे। भगवान राम आगे गए, ठीक है, बाहर गए, उन्होंने अपने प्रजा को देखा, प्रजा थी। तभी हम्म, जो सुमंत्र थे वो चामर लेके आ गए, पीछे से चामर दिखाने लगे, और लक्ष्मण जी छत्र छत्र लेके आए, भगवान राम के पीछे छत्र लेके खड़े हो गए। भगवान राम पूरी प्रजा को देख रहे हैं, उन्होंने इशारे से, कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड तक नहीं बोला, इशारे से लक्ष्मण को मना किया, इशारे से सुमंत्र को मना किया कि नहीं, आप ये हटा दीजिए छत्र, मैं राजा नहीं हूँ, ये चामर हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ग्रेव नजर से देखा अपनी प्रजा को, और फिर वो वहां से, जो कि जहां पे खड़े थे, वहां से धीरे धीरे वॉक करने लगे, जहां पे उनका कोरोनेशन होने वाला था। वहां पे यज्ञ, सारा फैसिलिटीज प्रिपेयर किया जा रहा था, वहां पे जाते हैं, वहां पे वशिष्ठ जी बैठे होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बिल्कुल साइलेंस में, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और प्रजा सब देख रही है, वो बिल्कुल, वो सब समझ पा रहे हैं कि कुछ तो है जो कि अ, सही नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है, लेकिन क्या एग्जैक्टली लोगों को क्लियर नहीं होता है। वशिष्ठ जी यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं, जाके भगवान राम उनको सरकमएम्बुलेट करते हैं, और फिर प्रणाम करते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तब मोस्ट ऑफ द लोग समझ जाते हैं ये चीज। सो कई बार हमें लग रहा होता है कि हर चीज बोल के बताने की ही जरूरत है, बट कई बार साइलेंट रह के बहुत कुछ आप, जितना आप बोल के बता सकते हो ना, उससे ज्यादा आप साइलेंट रह के बता सकते हो कई चीजें। कई बार बोल के हो सकता है हम चीजें खराब कर दें, लेकिन साइलेंट रह के चीजें हम बेटर तरीके से कर पाते हैं। सो इसलिए भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक आता है, 17.16। इसमें एक बहुत, इसमें भगवत गीता में 3 प्रकार के तपस्या के बारे में बताया गया है। ऑस्टेरिटीज ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्टेरिटी बताते हैं, मन के जब ऑस्टेरिटी बताते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, मौनम। तो जो ये मौनम है ना, साइलेंस को प्रैक्टिस करना, ये एक्चुअल में इट इज एन ऑस्टेरिटी फॉर माइंड, मन की तपस्या है ये। और तपस्या लोग क्यों करते थे? तपस्या का पर्पस होता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है, अपग्रेडेशन या फिर प्यूरिफिकेशन। सो ये मन को अपग्रेड करने का, ये प्यूरिफाई करने का प्रोसेस है। मन जनरली प्यूरिफाई किस चीज से करना? तो भगवत गीता के हिसाब से हर चीज 3 गुणों द्वारा कंट्रोल्ड है। अगर आप सबने गीता एसेंस के सेशन अटेंड किए तो वहां पे हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि 3 गुणों के द्वारा सब चीज कंट्रोल है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। सो जनरली जितना हम पैशन या इग्नोरेंस में के द्वारा कंडीशन होते हैं ना, उतना ही ज्यादा हम कंटेमिनेटेड स्टेट में रहते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे गुडनेस और फिर प्योर गुडनेस का आने का, जो कि रियल पोजीशन है। माइंड इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ गुडनेस। सो मन को प्योरीफाई करने का भगवान ये तरीका बताते हैं। सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वन एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड। तो इसमें मौनम, मौनम साइलेंस, प्रोपाद यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं ग्रेविटी, है कि नहीं, ग्रेव। सो किसी भी व्यक्ति का जो स्पीच होना चाहिए ना, वो ग्रेव होना चाहिए, है ना। जनरली ग्रेव, पहले हमने एक दूसरे ग्रेव के बारे में सुना हुआ है, लेकिन लेकिन ग्रेव क्या होता है? ग्रेव मतलब जो भी व्यक्ति बोल रहा हो ना, उसके अंदर कुछ वेट होना चाहिए, लेकिन इट शुड हैव सम वेट इन इट। क्योंकि फ्रिवलस बात करना बहुत इजी है, लेकिन
और जब जो व्यक्ति जितना साइलेंस को प्रैक्टिस करता है ना, ही बिकम्स, हिज वर्ड्स बिकम ग्रेव, हिज स्पीच बिकम्स ग्रेव। उसके लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। इवन वो साइलेंट रहता है ना, लेकिन स्टिल ही इज अट्रैक्टेड बाय सो मेनी पीपल। ये साइलेंट रहता है, ये कुछ बोला, इसने एक वर्ड बोला, उसकी एक लाइन, एक वर्ड को ले लोग लेके लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इट बिकम्स सो स्ट्रांग। मतलब ये जो तपस्या है ना, ये प्रैक्टिस जो है, इट कैन मेक आवर स्पीच वेरी स्ट्रांग। जो व्यक्ति कैलकुलेटेड बोलता है, वेरी सीरियसली लेता है इन सारी चीजों को, वो व्यक्ति सोसाइटी से 10 कदम आगे जा सकता है। सो इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और बहुत लोग इस चीज को प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। हाँ, हो सकता है कि इन टाइप ऑफ बिजनेसेस या इस तरह की चीजों में ऑलरेडी लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स के रूप में देखें, सो जेफ बेजोस है जो, है कि नहीं, सो उसका जो नया बिजनेस था, उसका बिजनेस था सर्वर का। जो बिजनेस स्टार्ट किया AWS सर्वर पे, तो लिटरली उन्होंने हार्डली किसी को भी पता चलने दिया वो क्या कर रहे थे। जब 2000 बहुत सारा बहुत आगे निकल गए वो उस AWS बिजनेस में, तब उन्होंने पब्लिक किया उस चीज को। और जब जैसे ही पता चला, तुरंत, क्योंकि उनको पता था कि ये बिजनेस कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने तुरंत उसको कॉपी स्टार्ट किया। लेकिन वो ऑलरेडी इतना ग्रो कर गए थे आगे कि उन्होंने फर्स्ट मूवर होने का एक तरह से फायदा लिया। सो कई लोग कई प्रकार से कई जगह इन सारी चीजों को यूज करते हैं, और बिजनेस हो ये सारी चीजों में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्ट्रांग होंगे। जब हम ग्रेव होते हैं, हमारे वर्ड्स में स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है, हम थॉटफुल होते हैं, हम डीपर होते हैं, देन वी कैन रियली बोल। बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन कितने लोग आए, कितने लोग कितनी चीजें बोले, चले गए, बट बहुत कम लोगों के वर्ड्स इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे सब्जी में आप देखोगे, सब्जी में लोग बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन नमक 4-5 चम्मच डलता है, सॉरी 1 चम्मच, चुटकी भर डलता है, लेकिन इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। तो लाइफ में कई बार ना हम क्वांटिटी पे बहुत फोकस करते हैं। क्वांटिटी, कितना बोला, कितने वीडियोस बनाए, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, प्रेशर है बहुत आजकल, लेकिन पीयर प्रेशर पहले होता था सिर्फ इसका, मार्क्स लाने का। अभी कई चीजों का पीयर प्रेशर है ना। IIT में एक स्टूडेंट बता रहा था कि पीयर प्रेशर है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो बड़ा लगता है कि यार फर्स्ट ईयर में गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या कर रहा है तू। तो मतलब अब कई प्रकार के पीयर प्रेशर है। आपका सोशल मीडिया पे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, व्लॉग नहीं बनाते हो, आप पीयर प्रेशर। और जनरली ज्यादातर लोग जो कि लाइफ में चीजें कर रहे हैं, या तो करियर्स को लेके रिलेटेड है, या फिर अपने डीलिंग्स को रिलेटेड है, मैरिज को लेके, मैरिज से रिलेटेड है, अपने फ्यूचर प्रोफेशन जो भी है, वो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर की वजह से आके ही डील कर रहे हैं, प्रेशर में आके कर रहे हैं चीजें। और प्रेशर जनरली बहुत हेल्दी नहीं होता है, प्रेशर में कार्य करना। और जब हम ऐसे अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में कार्य कर रहे हैं, सो नेचुरली हम एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, और वही कारण है लोगों की मेंटल हेल्थ इतना इम्पैक्ट होने का, क्योंकि सब प्रेशर में ले रहे हैं, प्रेशर में जी रहे हैं। सो इसलिए अम, सोच के करना चीजों को, खुद के हिसाब से करिए, खुद के डेफिनेशन कीजिए। हो सकता है आपने जो आज डेफिनेशन बनाई, आपने जो स्टैंडर्ड आज सेट किए, हो सकता है फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन्स को एक राइट डायरेक्शन मिले। और नहीं तो क्या है कि हम जनरली जो अभी तक डेफिनेशन सेट है, जो सिचुएशन सेट है, उसमें हम फिट होने का प्रयास करते हैं कि हैप्पीनेस मतलब ये, सक्सेस मतलब ये, अब हम इसमें फिट हो जाएंगे।
सो हम एक तो फील कर पा रहे हैं कि वो बहुत कंफर्टिंग नहीं है, दूसरा हम आगे की फ्यूचर जनरेशन को भी एक तरह से प्रेशर में डाल के जाएंगे कि हमने तो किया था ना। कई बार बोलते हैं बड़े भाई बहन होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हमने भी तो किया है ना, तू क्या ऐसा कर रहा है। अरे आपने किया तो क्या वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया। सो कहने का मतलब यह है कि सोच के करने की जरूरत है, चीजें जो सही है वो करना चाहिए, जो चीजें सब कर रहे हैं ना वो नहीं करना चाहिए, वो प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा जो इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा लगेगा कि साइलेंस एम्प्टी चीज है, खाली है, लेकिन इट इज वेरी हैवी। अगर जो सही में प्रैक्टिस करता है, हमें चेक करना चाहिए हम कितना सुनते हैं वर्सेस कितना बोलते हैं, हमारा रेशियो क्या है। लिसनिंग इज टू स्पीकिंग, क्या रेशियो है मेरा। ये हमेशा लिसनिंग वाला ज्यादा होना चाहिए रादर स्पीकिंग वाले से। सो आई विल जस्ट टेल यू टू स्टोरीज एंड देन विल कंक्लूड द सेशन। भगवान राम, जब राम और लक्ष्मण जब वन में थे, अ, राम लक्ष्मण सीता वन में थे, सो माउंटेन पे थे और उस समय पेड़ के ऊपर थे, लक्ष्मण पहरा देते थे। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अयोध्या की आर्मी आ रही है, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अयोध्या की आर्मी आ रही है, लक्ष्मण वहां से जंप करने लगे। ही एंटर्ड इनटू अ पैनिक स्टेट, चिल्लाने लगे कि अटैक हो गया, अटैक हो गया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। भरत ने, उससे हमारी यहाँ पे भी खुशी नहीं देखी जा रही, उसने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, हमें प्रिपेयर करना चाहिए, अस्त्र लेके आओ, शस्त्र लेके आओ। बहुत पैनिक स्टेट में लक्ष्मण चले गए। और जनरली लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, सो वी डील विद दैट सिचुएशन इन लक्ष्मण's वे। लक्ष्मण जैसे डील कर रहे थे वैसे ही हम जनरली डील करने लगते हैं। वी ऑल्सो गेट पैनिक्ड। छोटी सी चीज आई, छोटी सी खबर आई, इमीडिएटली इट पुशेस अस इनटू पैनिक स्टेट। अब क्या होगा, कैसे होगा, है कि नहीं। अब तो सब खत्म हो गया, सब फिनिश, खत्म, अब तो कुछ बचेगा नहीं। वी गेट इनटू टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, है कि नहीं। बट जैसे ही सारा हुआ, राम वॉज साइलेंट, ही वॉज वॉचिंग लक्ष्मण। और लक्ष्मण इधर से उधर कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भरत के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। भगवान राम गए धीरे से एंड वेरी ग्रेवली, उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोला, भरत हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। ही जस्ट स्पोक दिस लाइन, एंड इट दिस लाइन केम विद सच ग्रेविटी ना, कि जो लक्ष्मण थे, ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही इमीडिएटली पैनिक स्टेट से एकदम से कंट्रोल स्टेट में आ गए, एकदम से ईज स्टेट में आ गए। एंड देन जो जब देखा भरत आए, वेरी ग्रेशियसली उन्होंने रिसीव किया, रिस्पेक्टफुली दोनों को वापस चलने के लिए किया। एंड लक्ष्मण कुड अंडरस्टैंड कि भाई मैं ज्यादा पैनिक कर रहा था, दिस दिस इज वाज द रियलिटी। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी रियलिटी कई बार ये होती है, लेकिन लाइफ में सिचुएशन जब आती है, वी एंटर इनटू सम पैनिक स्टेट। और सेम सिचुएशन लक्ष्मण के साथ हुई, और सेम सिचुएशन लक्ष्मण ने भी हेल्प किया राम को। जब फ्यूचर में सीता जी का अपहरण हो गया, देन राम लिटरली बिकेम मैड। भगवान राम पागलों की तरह चिल्लाने लगे, मेरी सीता कहाँ चली गई। ही वॉज लिटरली क्राइंग। एंड देन एट दैट मोमेंट लक्ष्मण ने पैसिफाई किया भगवान राम को। एंड उस मोमेंट पे जो कॉन्वर्सेशन किया लक्ष्मण जी ने भगवान राम के साथ, दे, वो एक स्टेट में थे जहां पे पैनिक कर रहे थे, लेकिन देन दे इवॉल्व इनटू सच अ स्टेट जहां पे उनको लगा नो वी शुड मेक सम स्ट्रैटेजी, लेकिन एंड दिस वाज द साइलेंस जिसकी वजह से वो ऐसे रेसिप्रोकेट कर पाए, और उसकी वजह से उनका जो डीलिंग्स था वो बहुत इवॉल्व डीलिंग्स स्थापित हुआ। तो इसलिए जो साइलेंस है ना, वो बहुत
पावरफुल चीज है, इट कैन इवॉल्व अस इनटू आवर डीलिंग्स। ये हमें बहुत इवॉल्व थिंकिंग तक ले जा सकती है। और उसको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, कैसे करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्फेयर ऑफ साइलेंस। लाइफ में कुछ हमें समय बनाना चाहिए जहाँ पे हम साइलेंस लिटरली प्रैक्टिस करें इस चीज को। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कितना भी बोल लूँ ना, साइलेंस की ग्लोरीज बोल के बता ही नहीं जा सकती। साइलेंस की ग्लोरीज साइलेंट रह के ही पता चलती है। सो प्रैक्टिस अगर हम करते हैं 10 मिनट 15 मिनट मौनम, हो सकता है कि आप उस समय, कई लोग ये एक्सरसाइज तुरंत ना कर पाए। सो दे कैन व्हाट दे कैन डू, दे कैन प्रैक्टिस। इसलिए एक जर्नलिंग बोला जाता है, जर्नलिंग वी शुड प्रैक्टिस। उससे क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन में एटलीस्ट सोचने लगते हैं। जर्नलिंग करना चाहिए। या फिर श्रवणम इज ऑल्सो काइंड ऑफ मौनम। उस समय आप बोल नहीं रहे हो, नॉइसेस से इन्फ्लुएंस नहीं हो, लेकिन आप एक डायरेक्शन में श्रवण कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस, एक तरह से मौनम मेडिटेशन। लेकिन कुछ समय श्रवणम कीर्तनम ये सब करते के साथ भी कुछ समय हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि शांति से बैठ के थोड़ा लाइफ के बारे में कुछ मत सोचिए, डायरेक्शन मत दीजिए, जस्ट बिकम पीसफुल, जस्ट क्लियर ऑल दिस नॉइसेस, जस्ट बिकम पीसफुल एंड थिंक समथिंग पॉजिटिव। जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी पॉजिटिव होपफुल आपको लग रहा है, थिंक इन दैट डायरेक्शन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी साइलेंस प्रैक्टिस करना है तो वो भी कर सकते हैं। यस दिव्यम प्रू, यस जतन प्रू, यू कैन आस्क। यस, साइलेंस प्रैक्टिस के टाइम माइंड को कैसे कंट्रोल करें, वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसलिए जितने भी योगिक एक्सरसाइज थी ना, उसमें एक सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। आप सबने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग चलने लगता है एंड ओवर थिंकिंग डोमिनेट्स अस वेरी हेविली। सो उसमें जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या प्राणायाम है, इट इज रियली हेल्पफुल। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, सो जैसे हमारे शरीर है और ये मन है, ये बहुत आगे पीछे चल रहे होते हैं, आगे पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम की जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो में हेल्प करती हैं माइंड और बॉडी को अलाइन करने में, एक साथ लाने में। सो सबसे पहला, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टार्ट विद दिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। देन आप ये प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस इजिली कर पाओगे। थैंक यू, यू आस्क दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as we know human body is more superior and we have got intelligence, then we can't we stay positive and happy? Why? Yes, because हमने इंटेलिजेंस अपना बहुत 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 नीचे ले आए हैं हम इंटेलिजेंस, है कि नहीं? इंटेलिजेंस मतलब, जनरली इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई है अभी हमारी। इंटेलिजेंस मतलब लोग सोचते हैं कि एनालिटिकल स्टडी जो जितना कर सकता है वो इंटेलिजेंट है कि नहीं? या फिर इंटेलिजेंस मतलब आजकल मेमोरी हो गया है, इसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। बस इंटेलिजेंस मतलब शास्त्र जो बताते हैं, ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मैटर और स्पिरिट में जो डिफरेंशिएट कर सकता है, दैट इज इंटेलिजेंस। सो वो इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? व्हेन वी रीड स्क्रिप्चर्स, शास्त्र जब पढ़ते हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस बताया है, इससे पहले हमने और भी सेशंस किए हैं, अराउंड 12 सेशन 13 सेशन। हम इसका, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए
शेयर कर देंगे सारे लिंक्स एक मैसेज में, सो आप वो सारे सुन सकते हैं। उसमें हम और भी चीज़ें बताई हैं, ये हमने आज पर्टिकुलर टॉपिक था। सो जो स्क्रिप्चर्स है वो अगर हम पढ़ते हैं, उससे हमें एक राइट डायरेक्शन मिलेगा सोचने का, ठीक है। कई बार जिसके पास डायरेक्शन ही नहीं है वो प्रैक्टिस करे अगर साइलेंस बहुत लंबे समय तक, देन इट मे बी हेल्पफुल। लेकिन अगर जिसके पास डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन, स्पेशली वो जो कि भगवान का मैसेज है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, एंड देन ही प्रैक्टिस, ही विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर डायरेक्शंस। तो इस तरह से इंटेलिजेंस व्यक्ति सबसे पहले तो उसको क्लियर ही नहीं कि इंटेलिजेंस कहाँ से लेना है, इसलिए वो व्यक्ति आजकल हैप्पी नहीं है। इंटेलिजेंट है इसका मतलब ही इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। जिसका इंटेलिजेंस इन सब चीजों से नरिश्ड है, शास्त्रों से नरिश्ड है, ही विल बी वेरी इजली एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। एंड जो ये कर पाएगा ना, वो बहुत आसानी से खुश रह सकता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिनेरियो रहे लाइफ में। जितना ही ये चीज चैलेंजिंग होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का शुरुआत होता है आइडेंटिफाई करने से कि आई एम द एंजॉयर, आई एम दिस बॉडी। अब ये कैसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये आज के टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, बट ये है फाउंडेशन। इंटेलिजेंस मतलब तत्व को जो समझ सकता है, क्या मैटर है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो भगवान बोलते हैं कि जो टेम्पररी है आप उसके लिए इतना क्यों शोक कर रहे हो, ठीक है। और जनरली जब शोक में चला जाता है व्यक्ति का बहुत कुछ लॉस्ट होता है। When I make plan, I try to overcomplicate and try to do many things in once, and I end up doing nothing. तो कई बार हम कई चीजें करना चाहते हैं लाइफ में, और मोस्ट टाइम जाता है थिंकिंग में, और हम एंड अप, कई बार होता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, होता है, ये सबके साथ होता है। मेरा सजेशन ये रहेगा, डोंट डू मेनी थिंग्स, ठीक है। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ इन डूइंग मेनी थिंग्स, ठीक है। डू वन या टू थिंग्स, एक या दो चीजें करिए एंड कंप्लीट इट। जब तक आप किसी साइकिल, कोई लूप स्टार्ट किया ना, उसको क्लोज नहीं करोगे ना, वो माइंड में हमेशा रहता है। और जितने ऐसे लूप्स खोल दिए ना आपने, माइंड में धीरे धीरे एंग्जाइटीज बनेंगी आपके लिए। वो भी तो शुरू किया तो आएगा ही आएगा, वो भी अचानक से याद आएगा, तूने वो भी तो 5 साल बाद याद आएगा कि अरे 5 साल पहले तूने वो शुरू किया था, वो खत्म नहीं किया, लेकिन माइंड को क्या चाहिए ना, माइंड वेरी इजिली समझता है क्लोज लूप्स को, लेकिन जितने भी ओपन लूप्स होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, माइंड हमेशा वहां पर अटका रहेगा। कोई भी लूप स्टार्ट करें उसको क्लोज कीजिए, लेकिन सो स्टार्ट विथ फ्यू थिंग्स, कंप्लीट इट। उससे क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आप और चीजें कर सकोगे। कई बार ऐसा लगता है कि यार एक चीज करने से कैसे होगा सारी चीजें, लेकिन ये डायनेमिक समझ में नहीं आते, पैरेलली 10 चीजें करनी होंगी। इसका मैंने एक एक्सरसाइज भी कराया था, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ठीक है। नहीं, ये किसका क्वेश्चन है, नितेश रू का। तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। ये लगता है कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, बट जितना फोकस होगे उतना ही आप ज्यादा चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर जितना ही मल्टी डायमेंशनल आपका फोकस है, भगवद गीता में बोलते हैं, आप उतना ही कुछ नहीं कर सकते। एक है कुरुनंदन, वन डायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए हमारा। आप समझ रहे हो। एक समय पे कई चीजें मत करो, रेदर देन एक समय एक चीज को पूरा कर लो, फिर दूसरी चीज करो, तीसरी चीज करो, आप देखो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो चीजें आपको 100 घंटे में लग रहा है, हो सकता है आप 10 घंटे में कर लो, और बाकी 90 घंटे में बहुत चीजें कर सकते हो। तो देखने का, करने का नजरिया है। बाकी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इस चीज का। नेगेटिव थॉट्स को कैसे स्टॉप करें, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार ऐसा होगा लाइफ में कि नेगेटिव थॉट स्टार्ट होते हैं, इट्स एंड अप इन लूप, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, होता है।
ऐसे ऐसे मोमेंट्स में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट कंज्यूमिंग सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया का कंजम्पशन करने लगते हैं, और नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, एंड इट स्टार्ट्स फीडिंग नेगेटिव, एंड इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ बस, यूट्यूब पे चले जाओ बस, ऐसे मोमेंट्स पे तो सबसे पहला स्टेप जो करना चाहिए, स्टॉप कैसे करें, तो सबसे पहला है कि डोंट गो टू सोशल मीडिया, गो टू सम फिजिकल ह्यूमन बीइंग जो कि आपको इस थॉट प्रोसेस से ऊपर उठा सकता है। टॉक टू समवन, लेकिन कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, आप जिसको जानते हो बहुत अच्छे से, जो आपको समझ सकता है, या जिससे आप शेयर कर सकते हो, जो भी है। अप्रोच टू सम पीपल, थर्ड पर्सन, क्योंकि वो चीज जब बहुत ज्यादा हैंग हो गई ना, ऐसे कई बार इंटरनेट ऐसे घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, रिफ्रेश करने की जरूरत है वहां पे, लेकिन हैंग हो गया है। सो हमसे नहीं होगा वो, वी नीड समबडी एल्स जो कि बाहर है, वो हमें पुल आउट कर सकता है। लेकिन सो नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करने का तरीका है, टेक समवंस हेल्प, वर्क आउट। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को नेगेटिव थॉट ही नहीं आते होंगे, बट वो एटलीस्ट अभी नेगेटिव थॉट में नहीं है, सो वो आपको ऊपर उठा सकता है बाय गिविंग यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो कि मैच्योर है, जो कि आपको सुन सकता है, समझ सकता है, उससे डिस्कशन करके हो सकता है। खुद से बहुत मुश्किल होगा उस समय स्पेशली। हाउ टू नो दैट वेयर वी शुड स्पीक एंड वेयर वी शुड स्टे क्वाइट, इट विल कम बाय एक्सपीरियंस। लेकिन इट विल कम बाय एक्सपीरियंस, लाइफ में आपको एक्सपीरियंस आएंगे, लेकिन आप गलती करोगे कहीं पे, एंड उसके रिpercussion दिखेंगे आपको। लेकिन तो ऑफ कोर्स एक कल्चरल वाली चीजें होती हैं, एक डिग्निटी, बड़े लोगों से ऐसे बात करना चाहिए, समाज में कल्चर में ऐसे बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखोगे वो ट्रेंड जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जनरिक है बहुत, कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे यहाँ जाके बात करना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है ये चीज। लेकिन आप अपने रिलेटिव के साथ जितना फ्रैंक हो सकता है, मैं नहीं रह सकता उतना फ्रैंक, सबके रिलेटिव्स अलग अलग हैं। तो वो तो आप ही जान पाओगे कि आपके रिलेटिव के समय आप क्या बोल सकते हो, क्या चलेगा। लेकिन और आप कुछ बोल के देखोगे, आपको रियलाइज होगा लोग रिएक्ट कर जाएंगे, देन यू शुड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज नहीं बोलनी है एटलीस्ट आगे। सो जब आप इस कंक्लूजन पे आए, मतलब आप अपने आप को ग्रो किया, आप इतना ग्रो हो गए कि आप एक नई चीज सीखिए कि भाई इस समाज में ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सो व्हेन यू आर सेंसिटिव ना, आप लोगों के इमोशंस को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आप कुछ बोलते हो कैसे लेते हैं चीजों को, क्या लेते हैं, तो आप धीरे 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 यस, दे आर नॉट, रिलेटिव्स आर मोस्ट डेंजरस स्पीसीज प्रभु, हम भी किसी के रिलेटिव हैं प्रभु, है कि नहीं, हम भी किसी के रिलेटिव बनेंगे। यस, रिलेटिव्स, बिकॉज नो बडी हैव स्पिरिचुअल गाइडेंस, लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, तो लोग ब्लॉट आउट कर जाते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर हम नहीं सुन रहे होते, हमें नहीं पता, तो हम भी कहीं ना कहीं ब्लॉट आउट करते ही, है कि नहीं। ये वही लोग थे जो कि यूथ थे पहले, है कि नहीं। मतलब चैलेंज ये है कि लोगों को लगता है कि एक समय ऐसा आ गया कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है लाइफ के बारे में, ये सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मुझे। लोगों को लगता है कि अब हम सब सीख गए, पढ़ाई मतलब बस, हाँ मास्टर्स हो गया, अब कुछ नहीं पढ़ूंगा, अब कुछ बोल मत देना, पीएचडी हो गया, अब कुछ मत बोलना पढ़ने के लिए, बर्डन की तरह देखते हैं। लाइफ में सीखते रहना चाहिए, चाहे बूढ़े भी हो जाए, है कि नहीं। सो हम भी किसी के रिलेटिव बनेंगे, है कि नहीं। यस, मैं क्या बता रहा था। सो इस तरीके से आप देख सकते हो किसके साथ कैसे बात करना है। जैसे रोहित है, मैं उनसे बात करूंगा, मैं देखूंगा कि वो सेंसिटिव है कुछ चीजों के लिए, लेकिन तो मैं समझ जाऊंगा। जो व्यक्ति कॉन्शियस है ना, कई बार क्या होता है कि गलती हमारे से इसलिए होती है कि हम बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस लाइफ में जी रहे होते हैं, हम कंसिडर सोचते भी नहीं कि यार क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि
मैटर से डील कर रहे हैं ना हम। ऐसे फोन को उठा के ऐसे क्रीम को उठा के फेंकते हैं, टोपी को उठा के फेंकते हैं, कोई व्यक्ति दिख जाता तो उसको भी उठा के फेंक देते हैं, लेकिन कॉन्शियस नहीं रहते हम कई बार, है ना। विद द फ्लो चल रही होती चीजें, लेकिन जो कॉन्शियस रहेगा ना वो ऑब्जर्व करेगा कि यार मैंने बोला इसको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन सेंसिटिव रहेगा। इसमें हम करेंगे सेंसिटिविटी पे, हाउ टू डेवलप सेंसिटिविटी। हमने एक सेशन किया भी था इस पे, इमोशनल मैच्योरिटी। तो इस आपको समय मिले तो आप वो सुन सकते हो। सो इस तरीके से हमें हमारा थिंकिंग इवॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता कि ये चीजें ये करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, इट इवॉल्व्स विद टाइम। और कब तक इवॉल्व होगा, कब तक आपको सीखना होगा ये? मरते समय तक। लेकिन मरते समय तक सीखने की चीज है ये। ऐसा नहीं होगा कि आप परफेक्ट हो गए। यू विल कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। आप अभी इंडिया में रह रहे हो, इंडियन कल्चर के, आप बाहर आप जाओगे, दूसरे कंट्री में जाओगे, वहां के कल्चर के लोगों को जानोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये डायनेमिक्स यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो ऐसे बात करना पड़ता है। दैट इवॉल्व्स। तो इसलिए ये एटीट्यूड रखना। और अ, फिर लगेगा कि ऐसे तो हम हमेशा गलती करते रहेंगे, एक आएगा कि हाँ ऐसे तो फिर हमेशा गलती होती रहेंगी मेरे से। तो यस, गलती होती रहेंगी, लेकिन जो जो व्यक्ति ये कॉन्शियसनेस रखता है ना कि यार मुझे सीखना है, ग्रो करना है, इवॉल्व होना है, जब लोग देख रहे होते हैं ना कि कोई व्यक्ति इतना एफर्ट कर रहा है, ही इज सो सेंसिटिव कि यार उसने कुछ गलती हो गई, उसने क्षमा मांग ली, बुरा हो गया, क्षमा मांग ली, पीपल फॉरगिव, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड, है कि नहीं? तो ये बेनिफिट है जेन्युइन हार्टेड होने का, है कि नहीं? इट टचेस पीपल्स हार्ट। सो गलती होना इज नॉट वेरी बिग थिंग, बट गलती मानता नहीं है कोई। आप समझ रहे हो, गलत बोल दिया कोई बड़ी चीज नहीं है, बट गलती मानते नहीं है लोग, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। लेकिन कोई गलती मान रहा है और वर्क कर रहा है उस पर, देन इट मेल्ट्स द अदर पीपल हार्ट। यार इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी चीज है गलती एक्सेप्ट करना। और जी बहुत बार ऐसा होना है कि हम अपने इमोशंस, यस कई बार होता है, हम अपने इमोशंस, अपनी सारी चीजें गलत व्यक्ति से शेयर कर देते हैं, गलत इंसान के सामने सब कुछ बता देते हैं। हमारे हाइज लोज उस टाइम कैसे हैंडल करें? यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे ट्रस्ट किया जाए, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रस्ट कैसे, ट्रस्ट किस पे करें? हम बता देते हैं, बाद में पता चलता है हमने जो चीजें शेयर की उसने पब्लिक कर दी। बड़ा डिफिकल्ट है ना, बट अभी क्या कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम आगे के लिए फ्यूचर में कॉन्शियस रह सकते हैं। बट कैसे ट्रस्ट करें किस पे, बहुत डिफिकल्ट है। इसका आंसर मैं आपको सोच के बताऊंगा, चलेगा? आप मुझे याद दिलाइएगा इसका आंसर, मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगा कि हम अपने इमोशंस कई बार गलत जगह गलत इंसान के सामने बता देते हैं, उससे कैसे डील करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मुझे कोई याद दिलाइएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू सो मच, 9:30 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब आए, रुके, सुने, एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।